अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम एनएमडीकेट के सिलेबस के मुताबिक वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसमें हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। तो सबसे पहले हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स को समझते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर वेक्टर्स टू प्रोड्यूस अ सिंगल वेक्टर। याद रखना स्टूडेंट, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को आपस में कंबाइन करके और उससे एक सिंगल वेक्टर बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एडिशन ऑफ वेक्टर्स। याद रखना स्टूडेंट, एडिशन ऑफ वेक्टर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का रिवर्स प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को आपस में ऐड करके उससे एक सिंगल वेक्टर बनाते हैं। एंड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम एक सिंगल वेक्टर को स्प्लिट करके उससे दो या दो से ज्यादा वेक्टर बनाते हैं। तो ये जो एडिशन ऑफ वेक्टर है, दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और इसी स्टेटमेंट के ऊपर भी हमारे पास एमसीक्यूज आ सकते हैं। एमसीक्यूज किस तरह से आ सकते हैं? आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर स्टेटमेंट में लिखा गया हो कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को आपस में ऐड करते हैं और उससे हम एक सिंगल वेक्टर बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में आप लोगों के पास होगा रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, एडिशन ऑफ अ वेक्टर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमारे पास कौन सा टिक होगा? एडिशन ऑफ अ वेक्टर। लेकिन अगर स्टेटमेंट में इस तरह से कहा गया हो कि अगर हम एक सिंगल वेक्टर को स्प्लिट करते हैं दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स में इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फिर से अगर इस तरह के ऑप्शन हो कि ऑप्शन ए में आप लोगों के पास रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर हो, बी में एडिशन ऑफ अ वेक्टर हो, सी में बोथ ए एंड बी हो, और डी में आप लोगों के पास नन ऑफ दीज हो, तो इस केस में आप लोगों के पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर होगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे। अब इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो हमारे पास क्या है? द सिंगल वेक्टर प्रोड्यूसेस एन एडिशन इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। तो याद रखना स्टूडेंट, जब हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स में दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को आपस में ऐड करते हैं और उससे हम एक सिंगल वेक्टर बनाते हैं, तो उसका नाम हम रखते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ये भी एमसीक्यूज में आता है, आप लोग को पता होना चाहिए। इसी स्टेटमेंट के ऊपर भी एमसीक्यूज बन सकता है कि जब हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को आपस में ऐड करते हैं तो उससे जो वेक्टर मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? कंपोनेंट वेक्टर कहते हैं या रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। इस तरह से और ऑप्शन भी होंगे, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि उसको हम क्या कहते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। इसके साथ साथ जो तीसरा पॉइंट है, द इंडिविजुअल वेक्टर्स एडेड आर कॉल्ड कंपोनेंट वेक्टर्स। यानी एडिशन ऑफ वेक्टर्स में जब हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को आपस में ऐड करते हैं और उससे हम एक सिंगल रिजल्टेंट वेक्टर बनाते हैं, तो उन इंडिविजुअल वेक्टर्स को हम कंपोनेंट वेक्टर्स कहते हैं। तो इससे भी एमसीक्यूज आ सकता है, आप लोग को पता होना चाहिए। अब इसके बाद हम स्टार्ट लेते हैं मेथड ऑफ एडिशन वेक्टर्स, यानी किन किन तरीकों से हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो याद रखना स्टूडेंट, आप लोगों के सिलेबस के मुताबिक अगर हम देखें तो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है? ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल मेथड, जिसमें से हमने एक फेमस रूल बनाया है और उस रूल का नाम हमने क्या रखा है? हेड टू टेल रूल। तो पहला जो तरीका है उसको हम ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल मेथड भी कहते हैं। और इसमें से हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लिए जो रूल बनाया है, तो उस रूल को हम क्या कहते हैं? हेड टू टेल रूल। इसका मतलब क्या है? इस एग्जांपल की मदद से समझते हैं। एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हमारे पास दो वेक्टर्स है। एक वेक्टर का नाम हमने क्या रखा? ए, और दूसरे वेक्टर का नाम हमने क्या रखा? बी। अब इन दोनों वेक्टर्स को हमने आपस में क्या करना है? ऐड करना है। तो हेड टू टेल रूल का मतलब ये है, इसका तरीका ये है कि अगर हमने ए वेक्टर के साथ बी वेक्टर को ऐड करना हो तो सबसे पहले आप लोगों ने ए वेक्टर को ड्रा करना होगा। इसका जितना लेंथ हो, यानी इस वेक्टर का जितना लेंथ हो सेलेक्टेड स्केल के मुताबिक, तो उसी लेंथ के हिसाब से आप लोगों ने ए वेक्टर को ड्रा करना होगा। और जो भी इस ए वेक्टर की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन आप लोगों ने देनी होगी। अब इसके बाद अगर हमने इसके साथ बी वेक्टर को ऐड करना है, तो बी वेक्टर का ये जो टेल है इसको हम टेल कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? हेड कहते हैं।
तो बी वेक्टर का ये जो टेल है इसको आप लोगों ने लास्ट वेक्टर यानी ए वेक्टर के हेड के ऊपर क्या करना होगा, रखना होगा, जैसा कि मैंने यहां पर किया है। जब मैंने बी वेक्टर को ए वेक्टर के साथ ऐड किया तो बी वेक्टर का ये जो टेल है इसको मैंने ए वेक्टर के हेड के ऊपर रख दिया है, और जो भी बी वेक्टर की डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो भी डायरेक्शन बनाता है तो वही डायरेक्शन आप लोगों ने यहां पर देनी होगी। और इसके साथ साथ इस वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड है सेलेक्टेड स्केल के मुताबिक तो उसी हिसाब से आप लोगों ने इसका मैग्नीट्यूड देना होगा। अब इसके बाद मजीद तरीका क्या है, अगर हमने इससे रिजल्टेंट वेक्टर को निकालना है तो उसके लिए तरीका यह है कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो टेल है इसको आप लोगों ने पहले वेक्टर यानी ए वेक्टर से स्टार्ट लेना होगा, और जो लास्ट वेक्टर है यानी जो बी वेक्टर है तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो हेड है उसको आप लोगों ने लास्ट वेक्टर यानी बी वेक्टर के साथ क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। कहने का मतलब ये है कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो टेल है वो पहले वेक्टर से हम स्टार्ट करेंगे, और रिजल्टेंट वेक्टर का जो हेड है उसको हम लास्ट वेक्टर के हेड के साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। अब इसके मैग्नीट्यूड को हम किस तरह से निकालेंगे, तो ये जो लेंथ है इसको आप लोग रूलर की मदद से मेजर करोगे। जब हम मेजर करेंगे तो सेलेक्टेड स्केल के मुताबिक ये हमारे पास इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। क्लियर। और अगर हमने रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को मालूम करना है, मैंने पहले लेक्चर में भी आप लोगों को बता दिया था कि हम किसी भी वेक्टर की जो डायरेक्शन कंसिडर करते हैं तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है यानी जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है इससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम वेक्टर की डायरेक्शन को कंसिडर करते हैं। तो ये वाला, ये जो आप लोग को नजर आ रहा है ये वाला जिसको हम थीटा आर कहेंगे, तो ये इस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन कहलाएगा। इसको हम किस तरह से मेजर करेंगे, तो आप कंपास की मदद से या डी की मदद से इस एंगल को मालूम कर सकते हो, जो कि हमारे पास इस रिजल्टेंट वेक्टर का क्या बन जाएगा, डायरेक्शन बन जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको यहां तक समझ चुके होंगे। सिलेबस के मुताबिक, एनएमडीकेट के सिलेबस के मुताबिक ये आप लोग के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग को पता होना चाहिए, कुछ बेसिक चीजों का आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर इसके साथ भी रिलेटेड एमसीक्यूज आ जाए या अगर इन कॉन्सेप्ट को हमने आगे यूज करना हो तो आप लोग को फिर पता हो। जो मेन टॉपिक है एनएमडीकेट के सिलेबस के मुताबिक, जो मेन टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड, जिसको हम एनालिटिकल मेथड भी कहते हैं। तो एनएमडीकेट के सिलेबस में जो पहला मेन टॉपिक है वो हमारे पास ये है। अच्छा, याद रखना स्टूडेंट, ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड है ये हमारे पास क्या है, प्योर मैथमेटिकल मेथड है। और अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट देता है, रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड देता है, तो ग्राफिकल मेथड के मुकाबले में इसका जो रिजल्ट होता है वो हमारे पास ज्यादा एक्यूरेट होता है। तो एमसीक्यूज में आ सकता है, आप लोग को पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड हमें ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है, ग्राफिकल मेथड या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड यानी एनालिटिकल मेथड या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो आप लोग को पता होना चाहिए, इससे भी एमसीक्यूज बन सकता है कि जो मोर एक्यूरेट रिजल्ट हमें देता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तो वो हमारे पास कौन सा मेथड है, वो एनालिटिकल और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड है। अब इसको हम एग्जांपल की मदद से समझते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट इन ग्राफ्स को देख के वो कंफ्यूज होते हैं कि किस तरह से हमारे पास एनालिटिकल या प्योर मैथमेटिकल मेथड है। याद रखना स्टूडेंट, इन ग्राफ्स की मदद से यानी इन फिगर्स की मदद से हम अपने लिए इक्वेशन डिराइव करते हैं, फिर आगे जाके हम सिर्फ और सिर्फ उन इक्वेशन को यूज करते हैं और उसी की मदद से हम आसानी के साथ दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। तो इसी की मदद से हमने अपने लिए इक्वेशन को डिराइव करना होगा, क्योंकि स्टूडेंट फिर कहते हैं कि ग्राफिकल मेथड और ज्योमेट्रिकल मेथड या साथ में ये हमारे पास जो एनालिटिकल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड है, तो इन दोनों में क्या फर्क है, क्योंकि इसमें तो हम ड्राइंग वगैरह यानी इसमें से हम ग्राफ वगैरह या फुट वगैरह का भी यूज करते हैं और वो इसमें भी करते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास कैलकुलेशन भी है, तो फिर तो ये मुश्किल है। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ इससे हम इक्वेशन डेराइव करेंगे, फिर आगे हमने सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन को यूज करना है, इन प्रोसेस को हमने आगे फिर यूज नहीं करना है। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं, एक एग्जांपल की मदद से इसको समझते हैं। एग्जांपल, हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर का नाम मैंने ए रखा और इस वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो थीटा ए है, जो कि हॉरिजॉन्टल यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाता है। दूसरा वेक्टर हमारे पास बी है, ये इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इस बी वेक्टर का हमारे पास क्या है, डायरेक्शन है। अब हमने क्या करना है,
इन दोनों वेक्टर्स को आपस में ऐड करना है। तरीका क्या है कि फिर से आप लोगों ने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करना होगा। क्लियर? ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये हमारे पास ओरिजिन कहलाएगा। आप लोगों ने करना क्या है कि अगर ए के साथ आप लोगों ने बी को ऐड करना है तो सबसे पहले आप लोगों ने ए को कंसिडर करना होगा। तो यहां पर आप लोगों ने ए का जो टेल है वो ओरिजिन से स्टार्ट लेना होगा। इसके साथ साथ ए का जितना भी मैग्नीट्यूड है उसी हिसाब से आप लोगों ने लाइन को ड्रा करना होगा, और इसके साथ साथ जो भी डायरेक्शन है वही डायरेक्शन आप लोगों ने देनी होगी। फिर उसके बाद अगर बी वेक्टर को हम ऐड करेंगे तो बी वेक्टर का ये जो टेल है ये ए वेक्टर के हेड पर आप लोगों ने क्या करना होगा, रखना होगा। जैसा कि मैंने इस बी वेक्टर का ये जो टेल है ए वेक्टर के हेड के ऊपर मैंने क्या कर दिया है, रख दिया है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप लोग एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करोगे ताकि इसकी मदद से हम इस बी वेक्टर को एग्जैक्ट एक्यूरेट डायरेक्शन दे सके। तो मैंने पहले भी बता दिया, स्टूडेंट अक्सर यही कहते हैं कि ये तरीका तो ऑलरेडी हमने ग्राफिकल मेथड में भी किया है, तो फिर इसका मतलब क्या, सिर्फ इससे हम इक्वेशन डिराइव करेंगे, फिर आगे हमने इसको यूज नहीं करना है, इस फिगर को बार बार यूज नहीं करना है। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर को हम किस तरह से निकालेंगे, जैसा कि मैंने आप लोग को यहाँ पर भी बता दिया। तरीका ये है कि पहले वेक्टर यानी ए वेक्टर के टेल से आप लोगों ने रिजल्टेंट वेक्टर के टेल का स्टार्ट लेना होगा, और जो लास्ट वेक्टर है यानी बी वेक्टर जो है उसके हेड के साथ आप लोगों ने रिजल्टेंट वेक्टर का जो हेड है उसको ऐड करना होगा। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर? तो ये तो वही ग्राफिकल मेथड है। अब हम जाते हैं एनालिटिकल मेथड की तरफ। इसके बाद मजीद आप लोगों ने करना क्या है, मजीद हमने ये करना है कि अगर हम यहाँ पर देखें, ये अब हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। ये जो आप लोग को नजर आ रहा है ये हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। तो रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर में हमने पढ़ा था कि हम इसकी कंपोनेंट किस तरह से निकालेंगे। तो याद रखना स्टूडेंट, अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग इस रिजल्टेंट वेक्टर की कंपोनेंट्स को निकालते हैं तो इसके हेड से आप लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना होगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर के हेड से एक परपेंडिकुलर अलोंग एक्स एक्सिस ड्रा कर दिया है, तो यहां से लेकर इस ओरिजिन से लेकर यहां तक ये अब हमारे पास इस रिजल्टेंट वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट कहलाएगा, एक्स कंपोनेंट कहलाएगा। क्लियर? अब इसके बाद अगर हम इस रिजल्टेंट वेक्टर की वाई कंपोनेंट को निकालते हैं तो इसके लिए तरीका क्या है कि इसके हेड से इस तरह से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे अलोंग वाई एक्सिस। ये अब हमारे पास क्या है, एक परपेंडिकुलर है। तो यहां से लेकर यहां तक ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है ये अब हमारे पास क्या है, इस रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट है, जो कि ये अब किसके बराबर है, इसके बराबर है। यानी ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है। अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट है तो ये भी हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट होगा। तो यहां तक तो आप लोग समझ चुके होंगे। इसको हमने रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर में किया था कि ये अब इस रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट है और ये अब हमारे पास क्या है, एक्स कंपोनेंट है। अब जाते हैं हम किस तरह से रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को इन दोनों वेक्टर से निकाल सकते हैं। इसके बाद तरीका ये है, इसलिए मैंने आप लोग को बार बार बता भी दिया था कि जरूरी है कि हम रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर को समझे, क्योंकि रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर के बगैर हम इस टॉपिक को नहीं समझ सकते। तो देखो अब आप लोगों ने करना क्या है, ये जो ए वेक्टर है इसका रिजोल्यूशन करना है, यानी इस ए वेक्टर का भी आप लोगों ने एक्स कंपोनेंट निकालना होगा और इस ए वेक्टर का आप लोगों ने वाई कंपोनेंट निकालना होगा। फिर उसके बाद बी वेक्टर का भी रिजोल्यूशन करना होगा, यानी बी वेक्टर का भी एक्स कंपोनेंट निकालना होगा और बी वेक्टर का भी वाई कंपोनेंट निकालना होगा। किस तरह से, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बता दिया था कि अगर ये ए वेक्टर का हेड है तो इसके हेड से हम एक परपेंडिकुलर अलोंग एक्स एक्सिस ड्रा करेंगे, ये जो मैंने ड्रा कर दिया है। तो यहां से लेकर यहां तक अब ये इस ए वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट है, हमारे पास एक्स कंपोनेंट है, जो कि बराबर होगा ए cos थीटा ए, क्योंकि ए वेक्टर के लिए जो डायरेक्शन है वो हमारे पास क्या है, थीटा ए है। अब इसके बाद इस ए वेक्टर का अगर हमने वर्टिकल कंपोनेंट निकालना हो यानी वाई कंपोनेंट निकालना हो तो इसके हेड से अलोंग वाई एक्सिस एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो यहां से लेकर यहां तक अब ये हमारे पास क्या है, इस ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट है जिसको हम ए वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसके बराबर होगा, ए साइन थीटा ए के। अब इसके बाद मजीद हमने क्या करना है, बी वेक्टर को हमने अपनी अपनी कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। तो अगर हमने बी वेक्टर के एक्स कंपोनेंट को निकालना है तो इसके हेड से इस तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, जैसा कि मैंने ड्रा कर दिया है, और ये इसका टेल है। तो यहां से लेकर यहां तक, यानी ये तो हमारे पास ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट था, अब ये हमारे पास बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा। क्लियर? ये हमारे पास ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट था,
और ये हमारे पास अब बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट बन चुका है। सो बी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, बी cos थीटा बी। तो यहां से लेकर यहां तक ये जो लेंथ है ये अब हमारे पास बी का एक्स कंपोनेंट है और ये वाई का एक्स कंपोनेंट है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखें, यहां से लेकर यहां तक ये ए का एक्स कंपोनेंट है और यहां से लेकर यहां तक ये बी का एक्स कंपोनेंट है। अगर इन दोनों को हम ऐड करें, अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो ये इस रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कहलाएगा कि नहीं। इन अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो इससे हमें रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है वो किसके बराबर होगा, ए वेक्टर के एक्स कंपोनेंट के प्लस बी वेक्टर के एक्स कंपोनेंट के। अब इसके बाद हमने मजीद क्या करना है, अगर यहां पर हम देखें तो अब हम बी वेक्टर के वाई कंपोनेंट को निकालेंगे। तो इसके लिए तरीका क्या है कि इसके हेड से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। अगर एक परपेंडिकुलर हम ड्रा करेंगे तो ये इसका टेल था, यहां से लेकर यहां तक ये तो हमारे पास ए का वाई कंपोनेंट है। अब यहां से लेकर यहां तक ये हमारे पास बी का कौन सा कंपोनेंट कहलाएगा, वाई कंपोनेंट कहलाएगा, जो कि किसके बराबर होगा, बी साइन थीटा बी के। तो अगर हम देखें ये बी वाई प्लस ए वाई, अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो ये हमारे पास आर वाई के बराबर है कि नहीं, आर वाई के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्टेंट वेक्टर का ये जो आर वाई कंपोनेंट है ये हमारे पास बराबर होगा ए वाई प्लस बी वाई, जिससे हमें रिजल्टेंट वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट मिल जाएगा, वाई कंपोनेंट मिल जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें ये आर का वाई कंपोनेंट है, ये आर का एक्स कंपोनेंट है और ये हमारे पास रिजल्टेंट है, तो इससे हमारे पास क्या बनता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। तो अगर हम इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगा, ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा और ये हमारे पास बेस होगा, तो हम आसानी के साथ इस आर रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हैं। मजीद हम इसको इन इक्वेशंस की मदद से समझते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें, हमने जब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की तो एक्स कंपोनेंट किसके बराबर आया, और एक्स किसके बराबर आया, ए का एक्स कंपोनेंट प्लस बी का एक्स कंपोनेंट। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है और साथ में जो डायरेक्शन है, क्योंकि हमारे पास जो ए एक्सिस है ये अलोंग एक्स कंपोनेंट है। तो अगर एक्स कंपोनेंट है तो इसके लिए हमने जो यूनिट वेक्टर बनाया है वो हमारे पास क्या है, आई कैप। इसी तरह से बी के लिए भी बी एक्स आई कैप, दोनों में आई कैप सेम है, यानी दोनों हमारे पास एक्स कंपोनेंट है, तो इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है ये किसके बराबर आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स मल्टीप्लाई आई कैप, जिसको मैंने इक्वेशन 1 कहा। याद रखना स्टूडेंट, ये इक्वेशन 1 इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इस पर हम आगे काफी एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इस पर काफी ज्यादा एमसीक्यूज हम आगे सॉल्व करेंगे और ज्यादातर एमसीक्यूज इन्हीं फार्मूले के बेस पर आते हैं। ठीक है, तो अब मजीद अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हमने रिजल्टेंट वेक्टर के एक्स कंपोनेंट को निकालना हो तो डायरेक्टली तो उन्होंने ए एक्स नहीं दिया होगा, तो हम ए एक्स को यानी ए के एक्स कंपोनेंट को किस तरह से निकालेंगे। जाहिर बात है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया होगा और साथ में ए वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो गिवन में दिया होगा, तो हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड पुट करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है, हमें पता है जो ए एक्स है वो किसके बराबर होता है, ए cos थीटा ए के। तो हम इसकी जगह पर ये पुट कर सकते हैं और आसानी के साथ यहाँ से हम ए एक्स की मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ बी एक्स किसके बराबर है, बी cos थीटा बी के। जाहिर बात है हमें बी का मैग्नीट्यूड गिवन में दिया होगा, साथ में इसका जो एंगल है, जो डायरेक्शन है वो गिवन में दिया होगा। तो इसी इक्वेशन की मदद से हम आसानी के साथ बी एक्स को निकाल सकते हैं। इसी को मैंने क्या कहा, इक्वेशन 2। इन इक्वेशंस को हमने आगे क्या करना है, यूज करना है। अब इसके बाद आते हैं वाई कंपोनेंट की तरफ। तो आर वाई किसके बराबर, हमने यहाँ पर देखा जो आर वाई था वो किसके बराबर था, ए वाई प्लस बी वाई। तो आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए वाई जे केप बी वाई जे केप, क्योंकि जो ए है और साथ में बी है ये हमारे पास क्या है, along y एक्सिस है। अगर along y एक्सिस है तो y एक्सिस के लिए हमने जो यूनिट वेक्टर बनाया है वो हमारे पास क्या है, जे केप है। तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने साथ में क्या लिखा है, जे केप लिखा है, और ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। दोनों में जे केप कॉमन है तो हम जे केप को बाहर निकाल सकते हैं। इसी को मैंने क्या कहा, इक्वेशन 3। मैं बार बार कह रहा हूं कि इन इक्वेशंस को हमने आगे क्या करना है, यूज करना है। यही वो इक्वेशन थे जिसके लिए हमने यहाँ पर सारी ये कहानी की और इन चीज को हमने डिटेल के साथ समझा, क्योंकि आगे हमने इसको यूज नहीं करना है, आगे हमने इन इक्वेशंस को यूज करना है। इन इक्वेशंस की मदद से हम आसानी के साथ अपने लिए
जितने भी न्यूमेरिकल्स है या जो एमसीक्यूज है हम उसको सॉल्व कर सकते हैं और दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद ए वाई किसके बराबर, ए साइन थीटा ए के, बी वाई किसके बराबर है, बी साइन थीटा बी के, क्योंकि वहां पर उन्होंने ए की वैल्यू गिवन में दी होगी, साथ में एंगल गिवन में दिया होगा, तो हम इस इक्वेशन की मदद से ए वाई कंपोनेंट निकाल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से वहां पर बी की वैल्यू गिवन में दी होगी, साथ में बी का जो एंगल है यानी जो डायरेक्शन है, तो इस इक्वेशन की मदद से हम आसानी के साथ बी वाई कंपोनेंट निकाल सकते हैं। इसको मैंने क्या कहा, इक्वेशन 4। अब हम आगे जाते हैं रिजल्टेंट वेक्टर की तरफ। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास क्या है, अब हम अगर देखें रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर होगा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हमने कल पढ़ा था, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये किसके बराबर होगा, आर एक्स प्लस आर वाई। तो मैंने वही किया है कि रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई। अगर हम आर एक्स को देखें तो ये हमारे पास क्या है, आर एक्स मल्टीप्लाई आई के, यानी आर एक्स की मैग्नीट्यूड साथ में डायरेक्शन, इसके साथ साथ आर वाई किसके बराबर होगा, आर वाई का मैग्नीट्यूड साथ में डायरेक्शन। और हमने देखा यहां पर इन दोनों में अगर हम देखें तो आर एक्स किसके बराबर है, ए एक्स प्लस बी एक्स। हमने यहां पर देखा था कि आर एक्स किसके बराबर है, ए एक्स प्लस बी एक्स। इसी तरह से आर वाई किसके बराबर है, ए वाई प्लस बी वाई। मैग्नीट्यूड के लिहाज से अगर हम देखें तो आर वाई इसके बराबर है एंड आर एक्स इसके बराबर है। इसी को मैंने क्या कहा, इक्वेशन नंबर 5। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब हम मैग्नीट्यूड को किस तरह से निकालेंगे, जब हमने ए और बी वेक्टर को आपस में ऐड किया, तो जब ऐड किया इससे हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर मिला, तो उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर था, यहां से हम उस मेन इक्वेशन को निकालेंगे। मैंने पहले भी बता दिया था कि अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर है, अगर ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है ये, और ये इसका y कंपोनेंट है और ये हमारे पास इसका x कंपोनेंट है, ये वाला जो आप लोग को नजर आ रहा है, तो ये अब हमारे पास क्या बन चुका है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है। तो इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो मैंने वही किया है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहां से चूंकि हमने स्क्वायर को खत्म करना है तो दोनों साइड पर हम अंडर रूट लेंगे, तो यहाँ का अंडर रूट स्क्वायर को कैंसिल करेगा और यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट आ जाएगा। इसी को मैंने इक्वेशन 6 कहा। अब इसके बाद रिजल्टेंट वेक्टर को हम किस तरह से निकालेंगे, हमें पता है कि जो आर एक्स है वो किसके बराबर, ए एक्स प्लस बी एक्स साथ में स्क्वायर, और जो आर वाई है वो किसके बराबर, ए वाई प्लस बी वाई और साथ में स्क्वायर लेकर। इसी को मैंने क्या कहा, इक्वेशन नंबर 7। याद रखना स्टूडेंट, अब इन इक्वेशंस का मतलब क्या है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि हम इक्वेशन की मदद से आसानी के साथ दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। तो पहले भी बता दिया था कि अब हमारे पास क्या है, एक मैथमेटिकल मेथड है, प्योर एनालिटिकल मेथड है, मींस कि हम इसमें सिर्फ इक्वेशन यूज करेंगे। तो अब तरीका क्या है कि अगर आप लोगों ने रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को निकालना हो और लेट सपोज दो वेक्टर्स को आप लोगों ने आपस में ऐड करना है, तो तरीका क्या है कि आप लोगों ने ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट निकालना होगा, साथ में बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट निकालना होगा और दोनों को आपस में ऐड करना होगा। एक्स कंपोनेंट को हम किस तरह से निकालेंगे, इस इक्वेशन की मदद से। बी का एक्स कंपोनेंट किस तरह से निकालेंगे, इस इक्वेशन की मदद से। इससे जो भी वैल्यू आ जाए यहाँ पर आप लोग पुट करें और साथ में स्क्वायर लेके, इसके साथ साथ प्लस ए का वाई कंपोनेंट ले और इसको बी के वाई कंपोनेंट के साथ ऐड करें और इसका स्क्वायर ले। अब ए का वाई कंपोनेंट हम किस तरह से निकालेंगे, यहां से हम निकालेंगे। बी का वाई कंपोनेंट किस तरह से निकालेंगे, हम यहां से निकालेंगे। हम इनको फिर प्लस करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, तो फाइनली हम जब अंडर रूट लेके हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। अब इस इक्वेशन का मतलब क्या है, मैं फिर से बता रहा हूं कि जब भी आप लोगों ने दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को आपस में ऐड करना है, मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर दो वेक्टर्स लिए हैं, एक हमारे पास ए है और एक बी है, तो रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए तरीका ये है कि आप लोग ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट निकाले, बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट निकाले और इन दोनों को आपस में ऐड करें। फिर उसके बाद आप लोगों ने ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट निकालना होगा, फिर बी वेक्टर का वाई कंपोनेंट निकालना होगा और उन दोनों को भी आप लोगों ने आपस में क्या करना होगा, फिर प्लस करना होगा। फिर उसका आप लोगों ने स्क्वायर लेना होगा, साथ में इसका भी स्क्वायर लेना होगा एंड अंडर रूट, तो फाइनली आप लोग के पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। इसके साथ साथ अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स हो, यानी तीसरे वेक्टर का नाम हमने सी रखा, तो फिर आप लोगों ने क्या करना होगा, फिर भी आप लोगों ने इस इक्वेशन को यूज करना होगा, लेकिन यहां पर आप लोगों ने किस चीज को ऐड करना होगा, प्लस सी एक्स। इस केस में फिर आप लोगों ने
सी का एक्स कंपोनेंट निकालना होगा और सी का वाई कंपोनेंट निकालना होगा। तो सी का जो एक्स कंपोनेंट है वो ए और बी के एक्स कंपोनेंट के साथ आप लोगों ने ऐड करना होगा, और सी का जो वाई कंपोनेंट है वो ए और बी के वाई कंपोनेंट के साथ आप लोगों ने ऐड करना होगा, फिर साथ में स्क्वायर लेना होगा और फिर उसके बाद अंडर रूट। तो फाइनली आप लोग के पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। इसके साथ साथ एमसीक्यूज में आ सकता है कि अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, साथ में डायरेक्शन भी गिवन में दिया है, तो बताइए उसके रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट किसके बराबर होगा। तो यही इक्वेशन आप लोगों ने यूज करना होगा, आसानी के साथ आप लोग उससे एक्स कंपोनेंट निकाल सकते हो। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हमारे पास दो वेक्टर्स है, एक ए है और एक बी है, लेट सपोज उससे हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आर बन चुका है, उस रिजल्टेंट वेक्टर का जो y कंपोनेंट है वो किसके बराबर होगा। तो फिर उसके लिए आप लोगों ने ये इक्वेशन यूज करना होगा, ए का y कंपोनेंट निकाल के बी का y कंपोनेंट निकाल के उन दोनों को ऐड करके आप आराम और आसानी के साथ जो है ना रिजल्टेंट वेक्टर का जो y कंपोनेंट है वो निकाल सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि बाज औकात वो यहाँ से भी एमसीक्यूज बना सकता है कि रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट किसके बराबर होगा। तो आप लोगों ने ए का x कंपोनेंट और बी का x कंपोनेंट आपस में ऐड करना होगा, वही रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कहलाएगा। इसके साथ साथ ऐसा भी पूछा जा सकता है, जैसा कि मैंने बता दिया कि रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट किसके बराबर होगा। तो ए का y कंपोनेंट निकाल के बी का y कंपोनेंट निकाल के आप उसको ऐड करें तो रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने रिजल्टेंट वेक्टर को निकालना है तो फिर उसके लिए तरीका ये है कि आप लोग x कंपोनेंट निकाले, साथ में y कंपोनेंट निकाले, इन दोनों का स्क्वायर लेके आपस में ऐड करके अंडर रूट लेके तो आप लोग रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को भी निकाल सकते हो। इसके बाद हम इसकी डायरेक्शन पर बात करेंगे, उस पर हम एक और वीडियो बनाएंगे क्योंकि उससे भी काफी ज्यादा एमसीक्यूज बन सकते हैं और उसमें ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वहां पर कभी कभार आर का जो वाई कंपोनेंट है या जो एक्स कंपोनेंट है वो कभी पॉजिटिव में आते हैं कभी नेगेटिव में आते हैं, जिससे हमारे पास डायरेक्शन को ढूंढना डायरेक्शन को निकालना फिर मुश्किल हो जाता है और उसमें ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन ये जो इक्वेशन है ये अब आप लोग को याद होनी चाहिए। इसके अलावा अगर दो वेक्टर्स को हम आपस में ऐड करते हैं और उनके बिटवीन अगर एंगल 90 ना हो तो इसके लिए एक शॉर्टकट भी है, वो इक्वेशन भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।